प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। मैं बलराम द्विवेदी आज की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण इस विषय का अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। मित्रों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भाषा संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, तो भास धातु का अर्थ ही होता है बोलना, अर्थात जो हम बोलते हैं वो भाषा के अंतर्गत आता है। और भाषा की जो सार्थक इकाई है वो वाक्य है। अब हम देखेंगे कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचारों को समझ सकते हैं। तो भाषा क्या है, इसकी परिभाषा इसमें दी गई है कि भाषा वो साधन या माध्यम है हम जिसके द्वारा अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं और उसके मन के भाव और विचारों को समझ सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाषा भाव और विचारों के आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, एक साधन है। अब हम देखते हैं कि हम भाषा का जो प्रयोग है वो कितने रूप में, कितने प्रकार से करते हैं। तो भाषा का प्रयोग हम प्रमुख रूप से 3 रूप में करते हैं। भाषा के प्रमुख 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब आइए हम लोग इस मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा को क्रमबद्ध रूप में एक एक करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा क्या है? तो जब वक्ता बोलकर अपने मन के भाव और विचार को प्रकट करता है तथा श्रोता उसे कानों से सुन करके समझता है, तो उस भाषा का वो मौखिक रूप कहलाता है। इसे भाषा का मूल रूप भी कहते हैं। जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, मौखिक भाषा माने मुख से बोली जाने वाली भाषा। उसमें हम अपने मन के और भावों के, मन के जो हमारे भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, हम उसको बोल कर प्रकट करते हैं और श्रोता हमारी बात को सुन करके उसको समझता है। तो ये भाषा का मौखिक रूप है। हम इसे भाषा का मूल रूप भी कहते हैं। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा का मूल रूप किसे कहते हैं? तो भाषा का मूल रूप मौखिक है, क्योंकि हम सबसे पहले बोलना सीखते हैं, हम सबसे पहले किसी भाषा का मौखिक प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हम भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक है। जैसे संभाषण माने बातचीत करना, गीत गाना, भाषण देना, गीत सुनाना, समाचार सुनाना आदि, जिसमें हम केवल बोल करके ही अपने बात को प्रकट करते हैं, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। आप चित्रों में देख रहे हैं, बहुत सारे चित्र स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से गीत गा करके, आपस में बात करके और या समाचार सुन करके अपने बात को प्रकट करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, लिखित भाषा किसे कहते हैं। अब लिखित भाषा जैसा कुछ के नाम से ही ध्वनित हो रहा है कि लिखित रूप में जब हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसका आधार लिपि होता है। इसको थोड़ा हम समझेंगे। जब हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं तो अपनी बात को लिख करके दूसरों तक पहुंचाते हैं। उसमें आवश्यकता है कि उस भाषा के लिपि का हमको ज्ञान होना चाहिए। हम बहुत सारी भाषाएं बोल तो लेते हैं, लेकिन हम उसको लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाषा के, लिखित भाषा के प्रयोग के लिए हमको उसके लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है कि उक्त भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। अभी हम यहाँ आपको लिखित भाषा के बारे में बता रहे हैं, लिपि के बारे में हम आगे आपसे बात करते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हमारी पुस्तकें हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, समाचार पत्र है, तो उसको लिखने के लिए एक विशेष लिपि की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से लिखित रूप में हम लिपि का प्रयोग करके अपनी बात को, अपने भावों को, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा
जैसा उसके नाम में ही उसका अर्थ निहित है, छिपा हुआ है। जब कोई भी व्यक्ति अपने भावों या विचारों को बिना बोले व लिखे केवल संकेतों या इशारों से प्रकट करता है तो भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे जब हम अपने मन के अपने भावों को, अपने विचारों को बिना बोले, बिना लिखे संकेत या इशारों से प्रकट करते हैं तो सांकेतिक रूप कहलाता है। जैसे किसी को इशारे से बुलाना या दूर जाने के लिए संकेत करना। कभी कभी हमको प्यास लगती है तो हम पानी पीने के संकेत के माध्यम से अपनी बात करते हैं। भूख लगती है तो हम उसको अपने मन के बात को करते हैं। कभी हमको मना करना होता है तो अपना हम हाथ हिला करके उसको मना कर देते हैं। हम बोलते नहीं हैं, हम लिखते नहीं कुछ, लेकिन हम इशारों से अपने मन के भाव को, अपने मन के बात को प्रकट कर लेते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे वहां पर उंगली से इशारा कर रहा है वो चित्र में, तो माने वो वस्तु के बारे में कर रहा है। एक व्यक्ति इस तरह से कुछ और इशारा कर रहा है कि वो शायद हंसना चाहता है। एक व्यक्ति अपनी भुजाओं को ऐसे माने अपने ताकतवर होने का इशारा कर रहा है। तो इस तरह से जब हम इशारों से अपने मन के भावों को और विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं। भाषा का वो सांकेतिक रूप होता है। अब हम देखते हैं कि जो लिपि है, जब हम भाषा को लिखित रूप देते हैं तो लिपि का मतलब क्या होता है। अब देखिए, इस स्लाइड के माध्यम से हम देखते हैं, कुछ बिंदुओं पर पहले हम ध्यान देंगे। पहला बिंदु है, किसी भाषा को लिखित रूप देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अभी हमने भाषा के 3 रूप आपके बताए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। तो लिखित भाषा के लिए हमको कुछ चिन्हों की जरूरत पड़ती है, उसी चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। जैसे हम यहाँ हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं तो हिंदी हमको लिखने के लिए उसकी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिपि का ज्ञान होना चाहिए, उसके वर्ण किन किन चिन्हों के माध्यम से व्यक्त होते हैं तो उसे हम लिपि कहते हैं। अब दूसरे बिंदु के रूप में देखेंगे, प्रत्येक भाषा की अपनी एक निश्चित लिपि होती है। कई भाषाएं ऐसी हैं जो एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। जैसे देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि देवनागरी लिपि एक ऐसी लिपि है जिसमें कई, अभी हमने बताया कि जो हिंदी भाषा हम लोग पढ़ रहे हैं इसको लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। लिपि क्या है? वो चिन्ह है जिसके द्वारा हम भाषा को लिखित रूप देते हैं। तो देवनागरी एक ऐसी लिपि है जिसमें कई भाषाएं लिखी जाती हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, कोंकणी है, पाली, ब्रज, अवधी, सिंधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली और कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अब देवनागरी लिपि लिखने की एक विशेषता बताई गई है तीसरे बिंदु में कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है तथा इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है और इसका विकास ब्राह्मी, विश्व की एक सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है ब्राह्मी लिपि। उस ब्राह्मी लिपि से जो है, ब्राह्मी लिपि यहाँ आप देख रहे हैं, ये ब्राह्मी एक प्रकार की प्राचीन लिपि है। तो इस ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और हिंदी के अलावा भी बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। आइए हम इस को आगे चलते हैं और कुछ भाषाएं जो विश्व की प्रमुख भाषाएं हैं और उनकी लिपियां वो किस लिपि में लिखी जाती है, तो इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहले चार्ट के पहले पार्ट में भाषाएं लिखी गई हैं, दूसरे में उसकी लिपि। अभी हमने इसके पहले वाली स्लाइड में भी आपको बताया, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, पाली, ब्रज, अवधी, सिंधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली और कुछ भाषाएं और भी हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसी तरह से अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और फारसी, उर्दू और अरबी
ये 2 भाषाएं हैं जो फारसी लिपि में लिखी जाती हैं। अभी हमने बताया जैसे देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं चलती है, जबकि फारसी लिपि की विशेषता है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, इस क्रम में, जैसे हमारा पॉइंटर चल रहा है। जबकि देवनागरी इस क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में ऐसे दाएं ओर लिखी जाती है, और पंजाबी ये गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है। तो कुछ लिपियों के बारे में और उन लिपियों में लिखी जाने वाली भाषाओं के बारे में हमने आपको इस स्लाइड के माध्यम से जानकारी दी है। अब हम देखते हैं कि व्याकरण, अभी हम हिंदी व्याकरण की बात कर रहे थे, हमने आपको प्रसंग में पहले बताया कि आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो व्याकरण क्या है, हम इंग्लिश में जिसको ग्रामर कहते हैं, तो व्याकरण क्या है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। विद्यार्थियों, व्याकरण किसी भाषा के उचित और शुद्ध प्रयोग को सिखाने वाले नियमों का समूह है। व्याकरण भाषा को बिगड़ने से बचाता है तथा हर भाषा का एक अपना व्याकरण होता है। इसमें कई महत्वपूर्ण बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात है कि व्याकरण किसी भाषा के उचित और शुद्ध प्रयोग को सिखाने वाले नियमों का समूह है। माने हम जब किसी भाषा का उचित और शुद्ध प्रयोग करते हैं तो उसको सीखने और सिखाने का एक नियम है व्याकरण। और व्याकरण भाषा को विकृत माने बिगड़ने से बचाता है। विश्व की जितनी भी मान्य भाषाएं हैं, प्रत्येक भाषा का एक अपना निश्चित व्याकरण होता है। आप अलग अलग जो साहित्य के विषय होते हैं, हिंदी है, मराठी है, गुजराती है, अंग्रेजी है, उनका एक अपना निश्चित व्याकरण होता है। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अब इसके रूप में हम समझ सकते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह नियमों का वह समूह है जो किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखने की शिक्षा हमको देता है। अब एक बात और महत्वपूर्ण आती है कि भाषा और व्याकरण दो अलग अलग शब्द हैं, लैंग्वेज एंड ग्रामर। तो भाषा और व्याकरण, अभी हमने बताया कि भाषा को शुद्ध करने की जो नियमावली है वो व्याकरण है। इस तरह से भाषा व व्याकरण का बड़ा घनिष्ठ संबंध है, बड़ा निकट का संबंध है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ हैं। व्याकरण भाषा को अनुशासित करता है और उसे समृद्ध और संपन्न बनाता है। इसलिए भाषा सीखने में व्याकरण का विशेष महत्व है। हम जब कोई भाषा सीखते हैं तो उस भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा जो व्याकरण है वो हमारी भाषा को अनुशासित करता है, उसको डिसिप्लिन में लाता है और समृद्ध और संपन्न बनाता है। इसलिए प्रत्येक भाषा को सीखने के लिए उसके व्याकरण के सीखने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर हम आपका विशेष ध्यान हिंदी व्याकरण की ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि अगर हिंदी भाषा हमको अच्छे से सीखना है तो उसके व्याकरण को भी हमको सीखना आवश्यक होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि व्याकरण के अंग, जैसे पार्ट ऑफ हमारी आपके शरीर के पार्ट अंग होते हैं, उसी तरह से व्याकरण के प्रमुख अंग कौन से हैं, व्याकरण के पार्ट कौन से हैं। तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। ये व्याकरण के 4 अंग कौन कौन से होते हैं, हम देखते हैं क्रम से इसको। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन्हीं चारों अंगों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक व्याकरण का अध्ययन करेंगे। जैसे वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का विचार होता है, शब्द विचार के अंतर्गत ये व्याकरण का दूसरा अंग है शब्द विचार। शब्द विचार क्या होते हैं, पद विचार क्या है, वाक्य विचार क्या है, हम इसका विस्तृत अध्ययन क्रमबद्ध रूप से जब हम आपको अगली वीडियो में अलग अलग विषय लेंगे, वर्ण विचार का लेंगे, उसके आगे शब्द विचार का, फिर पद क्या है, फिर वाक्य क्या है, यही 4 अंग ही हमको व्याकरण के अंतर्गत आजीवन
सीखना पड़ता है। हम विद्यार्थी रूप में हैं तो भी यही सीखना है, और हम शिक्षक के रूप में अगर आपके साथ हैं तो हमको यही आपको सिखाना है। आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब हिंदी जो भाषा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हिंदी भाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिंदी भाषा जो होती है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ ऐसे विशेष बातें आपको कुछ बिंदुओं के रूप में यहाँ पर मैं बताना चाहता हूं। तो सबसे पहला है, हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा से हुआ है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है, और उसी संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि हिंदी भाषा की जननी है, माँ है संस्कृत। कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो हम जिससे जन्म लेते हैं वही हमारी जननी है, माँ है। तो संस्कृत हिंदी भाषा की माँ है, जननी है। दूसरा, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन ये चीजें, कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग अपने ये दिमाग में और अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब तीसरा है, देवनागरी लिपि का उद्गम, जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा कुल 10 प्रदेशों की मातृभाषा है। अपना भारत बहुभाषी देश है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो जो अपने भारत की भाषाएं हैं, उन भाषाओं में अलग अलग प्रदेशों की अपनी अपनी मातृभाषा है। जैसे महाराष्ट्र की मातृभाषा मराठी है, गुजरात की गुजराती है, इसी तरह से और जो बाकी भी प्रदेश हैं। लेकिन कुल 10 प्रदेश हैं उत्तर भारत में जो कि मुख्य रूप से हिंदी भाषी प्रदेश हैं। तो उन 10 प्रदेशों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की मातृभाषा हिंदी है। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं। हिंदी क्षेत्र में हिंदी की मुख्यतः 17 बोलियां बोली जाती हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में विभक्त माने बांट करके रखा जा सकता है। ये पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। हम हिंदी भाषी जब प्रदेशों की, उनकी बोलियों की बात करेंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक इन भागों के बारे में और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। अगला बिंदु है, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी व मैथिली आदि हैं। ये जो है हिंदी भाषी प्रदेश के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। और बोलियों के साथ साथ ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, इनका एक अपना समृद्ध साहित्य भी है। इनकी एक अपनी विशेष, इनका एक अपना साहित्य है जिसमें गद्य भी लिखे गए हैं, काव्य भी लिखे गए हैं। तो इसके बारे में हम आपको और जानकारी समय समय पर अपने अगली वीडियो में देते रहेंगे। अगला है, हिंदी भाषा का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। अभी हमने बताया विद्यार्थियों कि हिंदी भाषी जो प्रदेश हैं, 10 प्रदेश, उसमें 17 बोलियां बोली जाती हैं। उन 17 बोलियों में, हिंदी भाषी प्रदेशों में जो अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, उनका एक समृद्ध साहित्य है। लेकिन जो हिंदी हम आपके सामने बोल रहे हैं, जो हिंदी पूरे देश के सामने एक मानक रूप, मानक माने जिसको सभी लोग समझ सकते हैं, जिसको सभी लोग बोल सकते हैं, जिसको सभी लोग लिख सकते हैं, तो उसको मानक रूप कहते हैं। मानक माने जो सर्वमान्य हो, वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली से हमारी हिंदी भाषा का मानक रूप विकसित हुआ है। अगला, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। अब जैसे अपने देश में बहुत सारे प्रदेश हैं, हर प्रदेश की एक अपनी मातृभाषा है, इसी तरह से हमारी राजभाषा अर्थात पूरे राष्ट्र में बोली जाने वाली और समझने जाने वाली भाषा हिंदी भाषा है। और इसको राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में संविधान के 343वें अनुच्छेद में यह राजभाषा घोषित हुई है। अगला बिंदु है, 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस
मनाया जाता है। हिंदी पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में बोली जाए, समझी जाए, उसको अधिक से अधिक लोग प्रयोग करें, इसलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस वीडियो का अंतिम बिंदु हम लोग जो समझेंगे, अपने भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। माने अपने देश में जो बोली वाली जाने वाली सर्वमान्य भाषाएं हैं, जो अपने अपने प्रदेश की मातृभाषाएं हैं, उन भाषाओं को भी अपने भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त है। इस तरह से 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भाषा, लिपि और व्याकरण के महत्वपूर्ण बिंदु के साथ हिंदी भाषा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा की है। मुझे निश्चित विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर अच्छे से समझ पाए होंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ एक निवेदन करता हूं कि बलराम द्विवेदी चैनल को, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली वीडियो में एक नए उत्साह के साथ, एक नए सोच के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।